आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क की 5 रियासतों के इंतखाबात के नतायज आ गए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इन इंतखाबात के नतायज का मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असरात होंगे, क्योंकि 2024 में अभी 2 साल जरूर बाकी हैं, लेकिन उससे पहले गुजरात, राजस्थान, कई अहम रियासतों में अब लगातार यहां से इंतखाबात होंगे। क्या 2022 यूपी की जो जीत है इससे बीजेपी को एक मजबूती मिलेगी 2024 के इंतखाबात को लेकर, या उससे पहले और जो रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं वहां पर? इसके अलावा अगर पंजाब की बात करते हैं, जहां की सियासी तस्वीर अब पूरी तरह से बदल चुकी है। आम आदमी पार्टी पहली बार पंजाब में सरकार बनाने जा रही है। एक तरह से क्लीन स्वीप किया है आम आदमी पार्टी ने पंजाब में। तो पंजाब की जो सियासत है, आम आदमी पार्टी की जो एंट्री है, इससे मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असरात होंगे, यह भी देखना बहुत अहम होगा। और इसके अलावा जो कारकर्दगी 2022 में यूपी में बीएसपी और कांग्रेस की रही है, इसके असरात क्या होंगे? बीएसपी और कांग्रेस की सियासत आने वाले दिनों में क्या कुछ होगी, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और मुल्की सियासत पर इसके असरात किस तरह से हम देखते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। जो बड़ी जीत एक तरह से बीजेपी की यूपी में हुई है और योगी आदित्यनाथ दोबारा से यूपी में वापसी कर रहे हैं, तो इसके असरात क्या कुछ होंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अनिल मिश्रा साहब हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी तर्जुमान है कांग्रेस के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और ऋषि मिश्रा साहब तजुर्बेकार पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्जिया निगार हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में बीजेपी के तर्जुमान भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले अनिल मिश्रा सर, आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा। चुनाव के वक्त आपसे कई बार डिबेट में बातचीत हुई, चर्चा हुई इस चुनाव को लेकर। अब तस्वीर सर बिल्कुल साफ हो गई अनिल मिश्रा जी। अब यहां से समाजवादी पार्टी की जो सियासत है उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? 5 साल फिर से इंतजार करना होगा अखिलेश यादव जी को। देखिए, मैं ये 5 साल की इंतजारी की बात है और बड़ी अच्छी बात कही आपने। जमहूरियत में जो है कभी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है, कभी आप सत्ता पक्ष में होते हैं, लेकिन दोनों जगह रहने के बाद भी एक मुख्य मकसद होता है कि किस तरीके से आम आवाम की बहबूदी हो, आम आवाम की जो दिक्कतें हैं उनको जो है हल किया जाए। और विपक्ष में रहने के बाद अगर सत्ता पक्ष कहीं पे कुछ इस तरीके की बातें करता है जिससे कि आम जनता के जीवन को प्रभावित किया जाता है, तो उसमें विपक्ष अपनी आवाज उठाता है। और कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हो गई हुरैरा साहब इनकी, बिल्कुल। ये अलग बात है कि जो लोगों को एक्सपेक्टेशन थी या जो आशाएं थी और जो मान रहे थे, मैं खाली एक ही बात कहूंगा, आंकड़े के हिसाब से देख लीजिए कि जो स्थित है, इनकी पिछली बार 2017 में 312 सीट थी भारतीय जनता पार्टी की, ये घट करके 255 पे आ गए। और समाजवादी पार्टी की 47 सीट थी, वो बढ़ करके 111 पे पहुंच गई है। 2.5 गुना से ज्यादा बढ़त हमको मिली है। क्यों मिली है? निश्चित रूप से ये मिली है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन था, जिसमें उन्होंने न महंगाई पे बात की, न उन्होंने बेरोजगारी को दूर करने की बात की, न उन्होंने किसानों के हक हकूक की बात की, न शिक्षकों की, किसी वर्ग के हक की बात न करके केवल जो है वो अपने सांप्रदायिक जो है वो अपने कार्ड खेलते रहे। और मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल के माध्यम से और आपको भी कि कम से कम ये जरूर हुआ कि ये जो आम चुनाव हुए, इस आम चुनाव में शुरुआत में जो दौर चला गया था, उस दौर को जो है वो अपने पूरा निपटने के बाद कहीं कोई फिरका परस्ती की या कोई सांप्रदायिक बात नहीं हुई। जनता ने इस कार्ड को नकार दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आत्मावलोकन का समय है कि आप जब जा रहे हैं और एक बहुत जो है वो मुख्य एक ऐसे मोड़ पे आ गए हैं हुरैरा साहब, जिसपे गौर पूरे हिंदुस्तान को करना पड़ेगा और कर भी रहा होगा। आप बताइए कि प्रजातंत्र में संवैधानिक पद पे बैठ करके हम दुस्साहस के साथ जो है ठोक देने की बात करें, हम गर्मी सर्दी निकालने की बात करें, चर्बी हम जो है बुलडोजर चलाने की बात करें, तो क्या इसका जो है वो प्रभाव दूसरे लोग इससे सबक नहीं लेना चाहेंगे? कम से कम
हम वहां बैठ करके वो बात करें जो जमहूरियत की लक्ष्मण रेखा के अंदर हो। और अब अनिल मिश्रा जी, इसे बदकिस्मती कहिए या नहीं, अब इसे कहा किया जाए, या तो जिस तरह से आप कह रहे हैं इसे या तो बदकिस्मती कहिए कि ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी अगर सरकार में बीजेपी वापस आ जाती है, योगी आदित्यनाथ जी वापस आ जाते हैं, तो अब इसे तो सोचना पड़ेगा। ये तो आवाम का फैसला है, ये तो यूपी की वही आवाम है जिसने अपनी नजरों के सामने लखीमपुर का वाकया भी देखा और इसके अलावा दूसरे वाकयात भी देखे। तो अब इसे क्या कहा जाए। अब सवाल ये उठता है कि फिर से आप लोग अपोजिशन में हैं, अपोजिशन का किरदार किस तरह से निभाएंगे, यह सबसे अहम हो जाता है। इस पे कोई दो राय नहीं है और मैं समझता हूं कि शायद सत्ता पक्ष से ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो किरदार होता है विपक्ष का। और इसके अतिरिक्त एक और किरदार है जिसमें कि आप बराबर उस किरदार को निभाने की बात कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता की जगत का होता है। हम निभाएंगे, जनता के हक की बात को हम उठाएंगे। एक हमारा पूरा का पूरा जो है विधानसभा का और वहां के हमारे जो है वो जो सदन है उनमें हम अपनी बात उठाएंगे। जहां पे हमें रोकना है वहां हम उनको रोकेंगे भी, हम उनको सलाह भी देंगे और नहीं मानेंगे अगर तो प्रजातांत्रिक तरीके से, जिस तरीके से भी उनको समझाने की बात होती है हम समझाने की बात करेंगे। लेकिन ये वो कहें ठीक है कि साहब हमारी पूरी नीतियां जो है स्वीकार कर ली गई, हमारी तानाशाही स्वीकार कर ली गई, ऐसा नहीं हुआ। जनता जो है वो उसने आपके एक कार्ड को निकाल दिया। जाहिर सी बात है आपकी सीटें घटी हैं, आपका वोट शेयर अगर घटा है तो जाहिर सी बात है कि आवाम में कहीं ना कहीं एक नाराजगी जरूर है जिसकी वजह से आपकी सीटों में कमी आई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ सैयद यासिर जिलानी साहब जो कि तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर जिलानी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी अब आपके पास आना चाहूंगा। अजय उपाध्याय जी, 2017 में हमने देखा कि कांग्रेस की कारकर्दगी मायूस कुन रही थी। इस बार बहुत उम्मीद थी, प्रियंका गांधी जी ने बहुत मेहनत की थी और कोई भी यूपी में वाकया, हादसा कुछ भी हो रहा था, सबसे पहले आवाज कांग्रेस की तरफ से और प्रियंका गांधी की तरफ से उठ रही थी। लेकिन उनकी ये कोशिश, उनकी ये मेहनत वोट पे तब्दील नहीं हो पाई। अबू साहब, सच में जो आपने विश्लेषण किया है ये सच्चाई है और ये सभी चैनल, सभी स्वच्छ और निष्पक्ष जो पत्रकार है इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने लगातार उत्तर प्रदेश में जनता के मुद्दों को उठाने का काम किया, मेहनत किया और मेहनत के बाद किसी न किसी कारण से जो रिजल्ट जो आना चाहिए था और हमें नहीं आया, निश्चित तौर पे हमारे लिए निराशाजनक है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि संगठन के एक एक कार्यकर्ता ने जाकर के लोगों की समस्याओं को प्रयास किया सुनने का, उनकी समस्याओं के साथ लड़ने का और सरकार से प्रश्न पूछने का, जो एक प्रतिबद्ध विपक्ष की भूमिका होती है वो हमने निभाया है। जनता का आशीर्वाद है, जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया है शिरोधार्य है, स्वीकार है और फिर से हमारी टीम, हमारे संगठन के लोग मेहनत करेंगे। कुछ चीजें हम में जरूर कमी रही होंगी जिसके कारण जनता का आशीर्वाद हमें उस तरह से नहीं मिल पाया जो हम लोगों ने आशाएं की थी। लेकिन एक बात सच्चाई है, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में यदि आप बात करें तो सपा के सीट में 3 गुनी वृद्धि हुई है, जैसा अभी मिश्रा जी ने भी बताया, और भाजपा के सीट तकरीबन 50 से कम हुए हैं। ये कहीं ना कहीं ये संकेत करता है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो पहले जब 17 में जो बात थी वो बात भाजपा के तरफ से नहीं है। और तीसरी बात, 3 महीने में 600 करोड़ का जो विज्ञापन सरकार के द्वारा दिया गया, इसका कारण इससे बहुत सच्चाई को झुठलाने का जरूर भाजपा ने प्रयास किया। लेकिन ये सच्चाई आज भी कायम है। सभी पार्टी करती है, जिनके हाथ में सत्ता रहती है सभी करती है, देश में सभी पार्टियां करती है। आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, दूसरी जो पार्टियां, मैं सबका नाम नहीं लूंगा लेकिन सभी पार्टियां करती हैं इस तरह से। जी अबू भाई, इस तरह के सत्ता का दुरुपयोग आप पुराना लिस्ट है, पब्लिक डोमेन में है। कांग्रेस पार्टी का भी सरकारें रही हैं, एक बार नहीं कई बार, और कई राज्यों में है। आप देख लीजिए विज्ञापन का प्रतिशत क्या है, सरकार के जो फैसले हैं और सरकार की जो कामयाबियां हैं उसको कैसे भुनाया जाता है। क्या दूसरे देश का तस्वीर लगाकर नहीं भुनाया जाता? और फिर भी क्या आज महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य के जो हालात हैं, जिन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी वहां लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास लगातार करती रही है और आगे भी हम करते रहेंगे। ये मुद्दे आज भी एग्जिस्ट करते हैं। चलिए ठीक है, यानी अपोजिशन मानता है कि बीजेपी के सीटों में अगर कमी आई है, 50 सीटें अगर बीजेपी की 2017 के मुकाबले में कम हुई हैं, तो यासिर जिलानी जी, अपोजिशन इसे मानता है कि आवाम में नाराजगी है,
आप जीते जरूर हैं, आपको आवाम ने एक मौका जरूर दिया है, लेकिन नाराजगी है जिसकी वजह से इस बार सीटें कम हुई है बीजेपी की, और बीजेपी का जो मिशन था 300 के पार, आप अपने मिशन को नहीं पा पाए हैं। देखिए अबू हुरैरा साहब, सबसे पहले तो 5 राज्यों के जो जनमानस हैं और जितने भी पत्रकार बंधु हैं जिन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत करके रिसर्च के साथ सारी चीजों को जनता के जो सामने रखी जाती हैं टीवी के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, और जो लोग इस कार्य में लगे थे, उन तमाम लोगों का को मैं साधुवाद करता हूं, हृदय तल से धन्यवाद करता हूं उन तमाम जनमानस जनता का जिन्होंने हमें वोट देके 4 राज्यों में हमारी सरकार बनाई, और एक राज्य जो पंजाब है उसमें भी हमारा नंबर आया है और हमारा वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो इस वक्त मैं सिर्फ ये चर्चा करूंगा कि मुझे लगता है कि अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी को अवलोकन करने का समय है, उनको आत्मचिंतन मंथन करने का समय है, ना कि वो अभी भी चुनावी मोड में अपने भाषण को दिए जा रहे हैं। कब तक आप अपने आप से झूठ बोलेंगे? कब तक आप अपने आप को धोखा देते रहेंगे? आप कब उतरेंगे अपने कार्यकर्ताओं के बीच में? आप कब उतरेंगे अपनी पार्टी के नीति, नियत और नेता के साथ जो आप उनसे वायदा करें जनमानस से, और आपकी बात को जनमानस समझे? सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा, ट्विटर वॉर, और उस पर भी प्रोपेगेंडा और सरकार की आलोचना, सरकार के किए हुए कार्य को झूठ बोलना, आप अंदाजा ही नहीं लगा सके कि जब नहीं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आवाम का फैसला, लेकिन यासिर जिलानी जी, अब यहां से सरकार की जिम्मेदारी एक तरह से बनती है। जो योगी जी ने चुनाव के शुरू में कहा था कि ये जो मुकाबला, जो चुनाव है 80 और 20 के बीच में है, तो 80 के अलावा जो 20 है उनका भी ख्याल अब योगी जी को रखना पड़ेगा, क्योंकि सभी ने आपको चुना और बीजेपी भी मानती है कि मुस्लिम वोट भी मिले हैं बीजेपी को। अगर आप देखिए, आप जैसा सीनियर सहाफी 80-20 को इस तरीके से डिस्क्राइब करेगा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप बेहद रिसर्च वाले सहाफी हैं। आप बताइए कि अभी दोनों दल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है बैठ के, जो दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं। क्या आपको और मुझे मालूम नहीं है कि जो समाजवादी की सीटें आई हैं उसमें लगभग 95 सीट पे एक विशेष समुदाय के सबसे ज्यादा थोक के भाव से वोट देने की वजह से वो उन्हें इतनी सीट मिल गई, नहीं तो उन्हें इतनी भी सीट नहीं मिलती। 350 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती और आने वाले वक्त में आएगी, जब वो उस विशेष समुदाय को, जिसके 30 से ज्यादा एमएलए आए हैं, उनको जब ये बात समझ में आ जाएगी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की पराकाष्ठा के लिए रखा है, मैं तो आपके माध्यम से उन्हें कहूंगा कि कम से कम जिन लोगों ने आपको वोट करके इतना बड़ा नंबर दिया है इस चुनाव में, उनकी इज्जत रखिएगा। पिछली बार की तरह उन्हें दर दर की ठोकरें खाने के लिए नहीं, अब देखिए चुनाव हो गए, नतीजे आ गए, और जिस नजर से यासिर जिलानी ये 80-20 को आप देख रहे हैं, मैं बिल्कुल उसे मान रहा हूं कि ठीक है, अगर 20 में आप अपोजिशन को रख रहे हैं तो उस 20 वाले अपोजिशन का ख्याल भी योगी जी को रखना पड़ेगा, क्योंकि अब सबके सीएम हैं, आप सबके वजीर आला और हुकूमत सबकी है। नहीं, मैं इसीलिए तमाम जनमानस को साधुवाद दिया मैंने पहले अपने वक्तव्य में, और मैं बिल्कुल इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जब मेरे सामने सवाल आया तो मुझे सच्चाई जनता को बतानी है, क्योंकि आंकड़े धीरे धीरे असेंबली वाइज आ रही है उत्तर प्रदेश की, कहां पे कैसे हमें वोटिंग आई है और दूसरों को वोट कैसे मिला है। उस पे इन्हें इतराने की जरूरत नहीं है कि हमारा नंबर बढ़ गया और भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर ट्रांसपेरेंसी दिया उत्तर प्रदेश में तो वही ट्रांसपेरेंसी बरकरार है किसी भी कार्यक्रम को लेकर। नहीं, बिल्कुल, अब एक जिम्मेदारी है सरकार में, अगर आप आ गए हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी आप जीतिए। मैं ऋषि मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को आपने सुना, अब नतीजे आने के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। अब यहां से आपको क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सियासत क्या कुछ होगी, बीजेपी की सियासत को किस तरह से देख रहे हैं, और बीएसपी और कांग्रेस की पॉलिटिक्स को आप कैसे देख रहे हैं फ्यूचर में? देखिए, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद भी जिस प्रकार से बीजेपी ने परचम लहराया है, इसके लिए मैं जिलानी जी के पार्टी के जितने भी तमाम कार्यकर्ता नेता हैं उनको साधुवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जहां समाजवादी पार्टी से कहां चूक हुई, इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार से एक सोशल रेनबो कॉलिशन का गठन किया
और उसमें तमाम गैर यादव ओबीसी के बड़े नेताओं को या पॉलिटिकल पार्टी जिनके अपने अपने पॉकेट्स में आधार थे उनको जोड़ा। लेकिन जिस प्रकार से उम्मीदें अखिलेश यादव को थी कि गैर यादव ओबीसी उनके साथ जुड़ेंगे, वो नहीं जुड़ पाए। उसका कारण था कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में चाहे एक नैरेटिव बनाया गया, चाहे एक नैरेटिव गढ़ा गया, चाहे कुछ असफलता पूर्व की सरकार की भी थी, खासकर लॉ और ऑर्डर के लेकर, एक कानून व्यवस्था के लेकर। और प्रधानमंत्री जी ने कई रैलियों में इसका जिक्र भी किया, लाल टोपी वाले की सरकार आ जाएगी तो ऐसी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। एक नैरेटिव पब्लिक के मन में था कि या ये अखिलेश यादव की सरकार आ जाएगी तो क्या एक खास पार्टी, खास जाति और धर्म के लोगों का दबदबा बढ़ जाएगा। ये नैरेटिव मुझे लगता है कि ग्राउंड में चला। दूसरा लाभार्थी वाला एंगल था। तीसरा, आप यदि देखेंगे कई फेज में जो महिलाएं का जो वोटिंग परसेंटेज था पुरुषों की तुलना में अधिक था, और महिलाएं कहीं ना कहीं साइलेंट वोटर बीजेपी के रही है। उनका पसंद अखिलेश की तुलना में योगी रहे हैं। सवाल उठता है कि जिलानी जी से भी एक सवाल बनता है, ये कह रहे हैं और तमाम मीडिया घराना कह रही है ये जीत योगी और मोदी जी का है। तो मेरा जिलानी भाई से सवाल है कि 7वें फेज जहां जिसमें संसदीय माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र आता है, वहां बीजेपी नेट टू नेट फाइट में थी और आदि परिणाम देखेंगे अबू भाई तो बीजेपी समाजवादी पार्टी के टैली में 1-2 सीट का ही अंतर है। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री जहां 3 दिन कैंप किए उसके बावजूद भी बीजेपी पूर्वांचल में जिस स्ट्राइक रेट से बेहतर करना चाहिए वो नहीं कर पाई। वही सवाल, दूसरा सवाल समाजवादी पार्टी से भी मेरा है कि अवध जो आपका बेल्ट रहा है, खासकर ओबीसी बेल्ट रहा है, यादव बेल्ट रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी सबसे कम। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही सेंट्रल यूपी और खासतौर से अवध बेल्ट की अगर हम बात करते हैं। चौथा फेज था ये, चौथा या तीसरा फेज था जी? तीसरा फेज था। पहला फेज जाट बेल्ट का था, दूसरा फेज मुसलमानों का बेल्ट का था, और तीसरा फेज जो है ये क्या कहते हैं इटावा और मैनपुरी वाली बेल्ट, यादव बेल्ट। सवाल कांग्रेस से भी है, नो डाउट। प्रियंका गांधी का नैरेटिव बिल्कुल, अब मुझे खासकर यदि पूछेंगे मेरा राय तो बिल्कुल अच्छा लगा। आधी आबादी को उन्होंने भागीदारी देने की बात कही, लेकिन प्रियंका गांधी जहां आप पावर में थी वहां आप आधी आबादी को भागीदारी क्यों नहीं दिया? राजस्थान, छत्तीसगढ़, नंबर 1, नंबर 2, आपके एक से एक नेता आपकी पार्टी छोड़ के जा रहे थे। जब आप चुनावी समर में थे तो कहीं ना कहीं लीडरशिप को लेकर सवाल उठता है। प्रियंका गांधी नोट। चलिए, ऋषि मिश्रा जी ने जो सवाल उठाया वही मैं आप लोगों से सवाल कर लेता हूं। अब मैं सवाल नहीं करूंगा। यासिर जिलानी जी, आखिरी फेज की जो बात ऋषि मिश्रा जी ने की है, योगी माफ कीजिएगा मोदी जी का गढ़ बनारस, और इस आखिरी मरहले में बीजेपी की कारकर्दगी उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी 2017 में रही थी। इसकी वजह क्या है? देखिए, ऋषि मिश्रा जी अपनी जो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं बेहद शानदार करते हैं, बेहद तरीके से करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी विश्लेषण जब भाजपा के बारे में वो बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री देश के हैं, बट वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, और एक सांसद और कार्यकर्ता होने के नाते उनका कर्तव्य बनता है कि अपने संसदीय लोकसभा क्षेत्र में वो अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करें। और ऐसा प्रधानमंत्री आपने आजादी के बाद तो नहीं देखा होगा कि कल चुनाव हमने जीता है और आज उन्होंने अहमदाबाद से लेकर गुजरात की जो यात्रा रही है वो आपके सामने है। वो डिस्कनेक्ट नहीं होते, वो बीजेपी की मेहनत पर कोई शक नहीं है, क्योंकि जो आपके रणनीति है, जो मेहनत है उस पर तो कोई शक नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, अब मैं आ रहा हूं आपके उस बिंदु पे आ रहा हूं। देखिए इस लोकतंत्र में जो चुनाव है की प्रक्रिया है वो बेहद खूबसूरत इसीलिए तो कही जाती है कि हम अपनी बात रखते हैं, विपक्ष अपनी बात को रखता है, और जिसकी बात जनमानस को सच लगती है तो कहीं कहीं इसलिए नेक टू नेक फाइट में आ जाता है कैंडिडेट, क्योंकि वहां पे जो दूसरा सामने वाला विपक्ष होता है वो भी अपनी बात जनमानस को समझाने में कहीं ना कहीं उसे कामयाबी मिलती है। इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, इसीलिए डेली काम करते हैं। बिल्कुल, जहां पर गलती हुई, कमी रह गई, उसे कबूल करना चाहिए। मैं अनिल मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। ऋषि मिश्रा जी ने कहा कि जहां पर यादव का गढ़ था, जिसे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जा रहा था, वहां पर एक तरह से कारकर्दगी समाजवादी पार्टी की अच्छी नहीं रही। क्या ओबीसी या यादव जो थे उन्होंने एक तरफा आपको वोट नहीं किया?
हुरेरा साहब, यहाँ पे एक सवाल और पैदा हो जाता है जी। एक तरफ तो हम ये कह करके आते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में जातिवाद जो है और ये सब चीजें जो है पीछे रही और जनता ने जो है वो स्वीकार किया कि हमको प्रजातंत्र। सवाल ये पैदा हो गया कि प्रजातंत्र जो है, जमहूरियत जो है, वो कायम रहने में आगे आने वाले वक्त में किसकी जिम्मेदारी है? सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होगी सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की। और मैं केवल इतना इनसे कह दूं, और इससे ये एक मेरा संदेश भी है कि बस्ती के जलाने को तो एक पल भी बहुत है, बस्ती को बसाने में जरा देर लगेगी। हम आज जो गलतियां करेंगे या आज हमसे जाने अनजाने जो गलतियां हो जाएंगी, इसका आने वाले वक्त में जमहूरियत का जो अपने आप का उस पे और बच्चों के मुस्तकबिल पे प्रभाव पड़ेगा। तो बहुत ही गंभीरता के साथ हमको एक एक चीज का मूल्यांकन करना है, स्वतः मूल्यांकन करना है, अपना आकलन करना है। बिल्कुल। और उसके बाद में कहां पर रह गई गलती, कहां पर हो गई, इसे तो आपको देखना होगा, उस पर गौर फिक्र करना होगा। डॉक्टर अजयोपाध्याय जी, अजयोपाध्याय जी, मैं ऋषि मिश्रा जी आखिर में आपके पास आ रहा हूं। अजयोपाध्याय जी का भी कमेंट जल्दी से आपके सवाल पर ले लेता हूं जी। यदि एक सवाल तो ले लीजिए, क्योंकि मैं दूसरे चैनल पे जाना है। जी जी, मैं ऋषि मिश्रा जी बस 30 सेकंड में आ रहा हूं। डॉक्टर अजयोपाध्याय जी। जी, उनकी सवाल ले ही लेते हैं तो फिर हम दोनों का जवाब दे देंगे, एक बार ठीक रहेगा। चलिए ठीक है। ऋषि मिश्रा जी उनको जल्दी भी है जी। देखिए मेरा ये अजय उपाध्याय से सवाल है कि 2017 में आपके पास 7% वोट थे, आप 2-2.5% बचे हैं। प्रियंका गांधी जो आपके पार्टी के बड़े नेता हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरवाइव नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश में। तो आप सिर्फ 2 राज्यों में आपकी सरकार बची, फुल फ्लेज देखे तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो कांग्रेस की रणनीति ऐसी कि आप क्या रहेगी ताकि पार्टी जो है, आपका स्थान आम आदमी पार्टी लेते हुए दिख रहा है। पंजाब में आपकी सफाया होगा, एक तरह से सफाया हो गया, आपके मुख्यमंत्री दोनों क्षेत्र से हार गए। तो ये सवाल उठता है कि क्या भविष्य में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी, ये मेरा कंसर्न। ठीक है, उपाध्याय जी जवाब दे रहे हैं। अजयोपाध्याय जवाब दे रहे हैं। बहुत ही विद्वान साथी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे ऋषि मिश्रा जी, और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन सभी से उन्होंने किया है और एकदम निष्पक्षता के साथ किया है और एकदम एक कंसर्न होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लड़ा, ठीक है, हमको वाकई वोट नहीं आया है, ये चिंतन करने का विषय है और चिंता का भी विषय है और इसको हम लोग स्वीकार रहे हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जितनी सभाएं की, जितने कार्यक्रम किए, जितने जनमुद्दों को उठाया, बावजूद हमको जो वोट आना चाहिए और जो सीट में तब्दील होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये सच है और इस सच को हम सब स्वीकारते हैं। लेकिन एक सच्चाई जरूर है, जो कांग्रेस पार्टी 2017 में कुछ सीट को ही लड़ी और सीमित थी, बेशक वोट परसेंटेज चूंकि ज्वाइंट में हम लोग को वोट आया था तो ज्यादा आ गया था, लेकिन इस बार जो है हर चौक चौराहे पर कांग्रेस की चर्चा हुई, हर जगह हमारे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर के खड़ा हुआ और निश्चित तौर पे इसका असर हमें 2024 में और आने वाले समय में हम जब सुधारेंगे संगठन को, ईमानदार और मजबूत लोगों को जोड़ेंगे संगठन से। बिल्कुल, यानी अजयोपाध्याय जी आप ये मानते हैं कि अकेले लड़े तो ज्यादा मजबूत रहे, लेकिन अब ममता बनर्जी का बयान देख लिया, उन्होंने कहा कि 2024 में अगर कांग्रेस चाहे तो साथ में मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी को हराया जाएगा। आपने कहा कि अकेले हैं तो मजबूत हैं, लेकिन ममता जी फिर साथ में आने की बात कह रही हैं। नहीं, दो चीजें हैं। गोवा का मैं सिर्फ एक उदाहरण देके बात को खत्म करूंगा। गोवा में बीजेपी को 33.31% वोट मिला है और हमको 23.46, लगभग 23.5%। टीएमसी 5.2 और आप 6.77, टोटल जोड़ दे तो 35% वोट जो ये दोनों सीट है टीएमसी का और आपका, ये बीजेपी को हराना वहां चाहते थे या कांग्रेस को, ये सबको पता है। और यदि ये टेंडेंसी किसी क्षेत्रीय दल को है जो भाजपा से लड़ने के बजाय वो कांग्रेस से लड़ रही है, समान विचारधारा का होने के बावजूद, यासिर जिलानी जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, जवाब दे रहे हैं यासिर जिलानी जी। सोचना पड़ेगा इस पर और निश्चित तौर पे इसके कारण भाजपा को देखिए जिस गोवा की ये चर्चा कर रहे हैं जहां पे इनका 23% अजय जी हो गया जिस गोवा की आप चर्चा कर रहे हैं वहां पे 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने भाजपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन करी थी और उनकी जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है वो बहुत ज्यादा है, उनको वोट बहुत, जैसे कैलनबूट का एक एग्जांपल है जहां पे माइकल लोबो चुनाव लड़ रहे थे, जो हमारे मंत्री थे वो कांग्रेस में चले गए तो इनका वोट परसेंटेज बढ़ गया। देखिए आत्मचिंतन करना ही पड़ेगा कांग्रेस को अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है। मैं लोकतंत्र में किसी ऐसी बात को नहीं कहूंगा कि आप एकदम, बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए हार जीत जमहूरियत में होती रहती है और ये चुनाव है, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है।
अब ऐसे में जो जीते हैं उन्हें आवाम के लिए काम करना होगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ जो वादे किए हैं वादे निभाने होंगे, और जो हारे हैं उन्हें अपनी हार पर गौर फिक्र करना होगा कि आखिर कमी कहां पर रह गई। लेकिन अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों का मुल्क की सियासत पर क्या कुछ असर होगा। 2024 जो इंतखाबात होंगे उसे लेकर ये कितनी अहमियत के हामिल होते हैं, यह देखना भी बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अजय उपाध्याय जी, अनिल मिश्रा जी और ऋषि मिश्रा जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।